नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश बुरानिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस दईदास। आईएएस प्री एग्ज़ाम 2020 जो इसी संडे को पेपर हुआ था, इसमें से पॉलिटिकल साइंस के पार्ट को मैं हल करके आपके बीच पेपर को लेके आ रहा हूँ। शायद आपको ये अवश्य ही अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य भी पेपर सॉल्व करके मैं आपके पास भेज दूं। चलो शुरू करते हैं आज के ये वीडियो के प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा है, राज्य निजी निगमों के आधार पर से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता है, निजी से कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। तीसरा है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। चौथा है, आधार भारत की संचित निधि से हितकारी लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल ये सही है। तो कथन 2 और 4 सही है। इसमें कथन 2 और 4 बी ऑप्शन है, तो अपना आंसर बी आंसर हो जाएगा, आंसर बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया है। वैसे लोकसभा शक्तिशाली होती है, लेकिन संविधान संशोधन में दोनों सदन समान है। संशोधन की शुरुआत कोई सदन कर सकता है, तो संविधान संशोधन आंसर बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। तीसरा देखिए, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? पहला है, एमपीएलएडीएस निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। बिल्कुल सही है। नंबर 2, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश SC/ST जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, एक निश्चित भाग SC/ST के लिए होना चाहिए। तीसरा है, MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणीत नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो राशि बच गई उन्हें आगामी नए उपयोग में लाया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चौथा है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4 डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर डी, यानी डी सही आंसर है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, ये अस्पृश्यता के बारे में पूछता है। छुआछूत वाला अनुच्छेद कौन से मौलिक अधिकार में है? आर्टिकल 17 छुआछूत को दर्शाता है। आर्टिकल 17 यानी समानता का मूल अधिकार है, समता का मूल अधिकार है। आर्टिकल 17 समता का मूल अधिकार, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित यानी किसमें निर्देशित है? आपने अवश्य ही पढ़ा होगा, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50, जिसमें सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र और अलग अलग होंगे, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन है बी, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट जो है वो ये है, स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। रिजर्व ट्रांस, थोड़ा सा ये इंटरनेशनल पॉलिटी का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटी का ये प्रश्न है। तो स्वर्ण ट्रांस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी ऑप्शन 4 देखिए, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली है। तो ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इनका सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। भाग 4 नीति देशक तत्व में बताना है, नीति देशक न्यायालय में परिवर्तनीय होंगे? नहीं होंगे, कोर्ट में नहीं जा सकते, वे किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन 2 सही है। इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने की को प्रभावित करेंगे। जैसे ही राज्य कोई कानून बनाता है तो नीति देशक तत्वों को उसको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 उत्तर आ गया डी, उत्तर डी, ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। बहुत आसान है, हमने बार बार पढ़ा, चाहे केंद्रीय मंत्री परिषद हो चाहे राज्य मंत्री परिषद हो, अगर कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बनाया जा सकता है। शर्त ये है कि 6 माह में मंत्री होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और इसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया हुआ है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर वह निर्वय हो जाता है, निहर्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो, ऐसा यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए, आंसर ए, उत्तर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए कि संसद का सत्र है वो राष्ट्रपति ही आहूत करता है, बुलाता है। आहूत का मतलब बुलाता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। संविधान में ये बात नहीं है। हालांकि भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं, लेकिन संविधान में 2 सत्र के बारे में चर्चा है जहां 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा कथन सही नहीं है। तीसरा देखिए, 1 वर्ष के दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। कोई निर्धारित नहीं है, अनिश्चित है। तो ऑप्शन ए और 1 और 3 इसका मतलब सी, आंसर सी सही हो जाएगा। आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करता है जिनमें वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित है। वह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। थोड़ा सा गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि 2003 में यह प्रावधान कर दिया कि वित्त मंत्री बजट पढ़ने से पहले वृहत आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत करता है। 2003। तो अनुच्छेद डी देखिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में इस बात का प्रावधान है। तो ऑप्शन डी सही, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन 4। अगला है, परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार यानी नियमों के अनुसार चलने वाली सरकार, कानूनों के अनुसार चलने वाली सरकार। कानून कभी असीमित नहीं होते, कानून हमेशा सीमित होते हैं, निश्चित अधिकार होते हैं। इसलिए कभी भी संवैधानिक सरकार हो इसका मतलब है सीमित सरकार। ऑप्शन डी, सीमित सरकार। सीमित सरकार हो जाएगा डी। 8वां देखिए, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 का है उसमें मनुष्य की गरिमा की बात बताई गई है। मनुष्य के साथ भेदभाव न हो, महिला पुरुषों के साथ भेदभाव न हो, मानव की गरिमा बनाए रखे,
भाईचारा बनाए रखे, ऐसी बातें हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में गरिमा और भाईचारे की भावना है, ये आएगा। नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 39 है, 39 6 और 6, इनमें महिलाओं और बच्चों के साथ जो भी भेदभाव न हो या उनका ध्यान रखे, उनके बारे में है। तो नीति निर्देशक तत्वों में भी है। मूल कर्तव्य, जो 5वां मूल कर्तव्य है, ये समरसता, भाईचारा बनाए रखना और महिलाओं के साथ भेदभाव न हो। तो ये भी मानवाधिकार घोषणा 1948 को परिभाषित करता है। तीनों में दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी 1 2 3, 1 2 3 तीनों सही है। आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिक को निःशुल्क विधिक, जो निःशुल्क विधिक सेवा अनुच्छेद 39 है, 39 में प्रावधान है कि 1 लाख तक के कम आय वाले या 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को दी जाती है। यहाँ पर ये प्रावधान है। अगर व्यक्ति ट्रांसजेंडर है, दूसरा देखिए, तो 2 लाख तक आय हो सकती है, 2 लाख से कम। अगर सामान्य है तो 1 लाख से कम, अगर ट्रांसजेंडर है, ऑप्शन 2 देखिए, ट्रांसजेंडर, तो 2 लाख से कम। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही, 1 और 2 सही, आंसर ए। अगला जो पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न नहीं है, फिर भी अपने ये देखते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल और जलवायु से संबंधित कुछ समझौतों के बारे में चर्चा करता है। ये है अल्मा आटा घोषणा। अल्मा आटा घोषणा स्वास्थ्य से संबंधित है, 1 सही है। हेग समझौता यहाँ जैविक रासायनिक अस्त्रों से संबंधित नहीं है, तो 2 गलत है, 3 है। तीसरा है तल्लानोवा संवाद, ये जलवायु से संबंधित है, तल्लानोवा संवाद बिल्कुल सही है। और चौथा है, ये है अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार, ये भी गलत है। तो सही आंसर हुआ 1 और 3, 1 और 3 सी। इसका सही आंसर सी है, सही आंसर सी। आगे देखिए, अगला है, ये अगला जो प्रश्न है, ये है संसदीय शासन व्यवस्था। ऐसा प्रश्न है जो 2014, 2015 और ये 2020 ये प्री एग्जाम में बार बार आता है। संसदीय शासन किसे कहते हैं और भारत में संसदीय शासन ही है। तो ऑप्शन बी देखिए, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। सरकार, संसद यानी लोकसभा, सरकार का मतलब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, और लोकसभा ही हटा सकती है। तो लोकसभा संसद को ही कहते हैं, संसद के 2 सदन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी सही। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वां प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य है? नीति निर्देशक तत्व है, कल्याणकारी राज्य को बतलाते हैं। अनुच्छेद जो 36 से 51 है, भाग 4 जो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व है, उनका उद्देश्य ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दुनिया का पहला कल्याणकारी राज्य यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम को माना जाता है, इसलिए इसका आंसर ए नीति निर्देशक तत्व है। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पदनिरपेक्ष, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। मूल ढांचे में ऐसे लोकतंत्र और ऐसी बातें नहीं है। हाँ, पंथ निरपेक्षता, बाद में जो कोर्ट के केस हुए, मिनर्वा मिल्स मामला, वहां पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा माना था, लेकिन लोकतंत्र आदि नहीं है, तो पहला सही नहीं है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, बिल्कुल। भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 का पार्ट 2, वहां न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान दिया है। और अनुच्छेद 226 और 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, वहां तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन 2 तो बी सही हो जाएगा, इसका आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समानता बतानी है। आपको बता दूं मैं, गांधी ने क्या कहा, गांधी अराजकतावादी है, गांधी राज्य नहीं चाहता है, राज्य को नहीं मानता है गांधी।
और मार्क्स भी साम्यवादी है लेकिन वर्ग विहीन राज्य विहीन मानता है। तो गांधी भी राज्य नहीं मानता है और मार्क्स भी राज्य नहीं मानता है, ये समानता है। अंतर दोनों में यह है कि गांधी अहिंसा पर विश्वास रखता है जबकि मार्क्स हिंसा पर विश्वास रखता है। लेकिन यहाँ तो समानता पूछी है, तो ए देखिए, अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, दोनों राज्य को नहीं चाहते हैं। ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के संदर्भ में नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है, तो उनका मुख्य काम क्या है? जो सरकार कानून बनाती है, एक्ट बनाती है, उनको अच्छी तरह से लागू करना, इम्प्लीमेशन करना, उन्हें कार्यान्वित करना लोक सेवकों का काम होता है, नौकरशाही का काम होता है। तो डी ऑप्शन देखिए, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, बिल्कुल डी सही हो जाएगा। डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में क्या बात दी गई है? प्रस्तावना, अलग अलग केस आपने देखा। बेरुबाड़ी मामला 1960, उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती मामला 1973 आया, उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो पहला ऑप्शन देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। जब अन्य भाग से अलग प्रस्तावना रह जाए तो उनका कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंस, इनका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। तो चार ऑप्शन देखिए, संविधान का भाग है लेकिन अलग होने पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही इसका हो जाएगा। ऑप्शन 4 चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटी से है, निम्नलिखित में से किस समूह के चारों सदस्य है? G20 एक ऐसा संगठन है जिसमें विकासशील देश भी है और औद्योगिक देश भी है। 1999 में G20 की स्थापना की गई। G20 में 20 सदस्य है और वर्तमान में सऊदी अरब G20 का अध्यक्ष है। जो किंग सुल्तान है सऊदी अरब का, वो G20 का अध्यक्ष है। G20 के सदस्य भारत भी है, भारत को छोड़कर EU यानी यूरोपीय यूनियन, इनको छोड़कर अन्य 18, टोटल 20 है। तो अर्जेंटीना बिल्कुल इसका मेंबर है। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया ए पर है ही 2, मेक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका है और तुर्की है। तो ये देखिए, दूसरे ऑप्शन में देखिए, ये जो मलेशिया है ये इसका मेंबर नहीं है, न्यूजीलैंड भी नहीं है। अगले में देखिए, वियतनाम वगैरह इसका मेंबर नहीं है। और चौथे ऑप्शन में देखिए, इसमें है सिंगापुर आदि, इसमें नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर G20 का ए, अर्जेंटीना, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ये इनके सदस्य है। G20 1999 में बना। G20 का वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरेबिया है। G20 का अगला जो सम्मेलन है वो इटली में होगा। G20 का उद्देश्य क्या है? विकासशील देश और औद्योगिक देश मिलकर के दुनिया के समक्ष चुनौती पेश करें। एक और ध्यान रखें, G20 एक ऐसा संगठन है जिनका अपना कोई मुख्यालय, सचिवालय नहीं है। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा G20 के बारे में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये इतने प्रश्न थे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से, व्याख्या सहित मैंने आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अवश्य ही काम देंगे और दिल में उमंग जगेगी कि क्यों न मैं भी आईएएस का पेपर दूं। आईएएस में 100 क्वेश्चन आए हैं प्री एग्जाम में, 100 में से लगभग 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के हैं। तो अवश्य ही आपको ये भाग पसंद आएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।